तो यार मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 9th क्लास में हो आप लोग को, तो आपको पता है वीडियो तो आप थंबनेल देख ही लिए होंगे। तो देखो, आपको आज मैं पढ़ाऊंगा मोशन। तो मोशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, और चैप्टर 8 का नाम ही तो मोशन है यार। और मोशन पढ़ेंगे हम, और मोशन आपकी फिजिक्स का पार्ट है। देखो, साइंस आप पढ़ रहे हो 9th क्लास की, आप 6ठी 7वीं 8वीं से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन साइंस जो पढ़ते थे सारे चैप्टर, आप 15-16 चैप्टर होते थे, सारे पढ़ लेते थे। लेकिन आपको नहीं पता था, शायद पता भी हो आपको, कि साइंस के 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपने जो 9th क्लास में जब आप आ चुके हो, तो आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो चैप्टर हैं आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। फिर 5th 6th 7th ये आपके बायो के चैप्टर है। लेकिन जो चैप्टर 8 है ये फिजिक्स का चैप्टर है। अब सर फिजिक्स क्या होता है? देखो, केमिस्ट्री क्या होती है मैंने केमिस्ट्री वाले चैप्टर में बता रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स क्या होता है। देखो, फिजिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका नाम, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फ्यूजिस, ये ग्रीक वर्ड है, यहाँ से आया फिजिक्स। और इस फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, नेचर। नेचर आपको पता है, नेचर मतलब प्रकृति। तो नेचर की जब आप स्टडी करते हो तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं, या फिर कह लो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो जब आप नेचुरल फिनोमिना की यार स्टडी करते हो तो हम उसे फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स वर्ड आया फ्यूजिस से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग है नेचर। तो फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि जो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर रहा है ना, तो जो ग्राउंड पे फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो वो किस स्पीड से फॉल करेगा, है ना, और कितना टाइम उसको फॉल करने में लगेगा, यानी ज़मीन को टच करने में कितना टाइम लगेगा, और वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। साउंड के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ग्रेविटेशन, प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो आप पढ़ोगे। विंड कैसे मूव करती है, वो भी आप फिजिक्स में स्टडी करोगे। करंट कैसे वायर में फ्लो होता है, ये भी आप फिजिक्स में स्टडी करोगे। साउंड, एम्पलीट्यूड, बेस, ठीक है, लाइट के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यार फिजिक्स में, अब आप फिजिक्स का मतलब समझ गए। ठीक है, अब आप बात करते हैं मोशन की। तो इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चैप्टर तो ख़त्म होगा न्यूमेरिकल्स के साथ, आप बुक के सारे क्वेश्चन आंसर निपटा दोगे। तो मोशन से शुरू करते हैं। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे मूव हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन में। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है एक ही जगह पे और उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही ना यार, वो जहाँ पे है वहीं पे है, तो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम बोलेंगे रेस्ट पे, आराम से बैठा हुआ है ना, या विराम अवस्था में हिंदी में। तो मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो मोशन का मतलब समझ गए कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब हम इस चैप्टर को डिटेल में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलो मेरे साथ जुड़े रहो वीडियो के एंड तक। तो देखो, मोशन के बारे में मैं आपको बता रहा था। मोशन क्या है, बेसिकली नेचुरल फेनोमेना है। मतलब बेसिकली मोशन की बात कर रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब जैसे इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई बाइक हो सकता है, कोई स्कूटी हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है। जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को क्या करे, चेंज करे। अपनी पोजिशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, 1 मिनट पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अगले मिनट ये ऑब्जेक्ट कहीं और चला गया, तो वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे ये पेन है, अब ये पेन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये टाइम लगा उसको यहाँ से आने में, यहाँ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को टाइम के साथ चेंज करता है उसे मोशन कहते हैं, है ना। या फिर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैसे, जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, आप बाइक चला के जा रहे हो, तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, तो मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन आपकी पोजीशन मेरे हिसाब से तो चेंज हो रही है ना, आप बाइक से जा रहे हो तो टाइम के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप, मेरे हिसाब से ऑब्जर्वर हूँ मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब लेट्स सपोज आपकी बाइक पे आप चला रहे हो, आपका दोस्त पीछे बैठा है, तो आपके दोस्त के हिसाब से क्या आप मोशन में हो? नहीं, क्योंकि वो तो आपको सामने देख रहा है, आप उससे दूर तो जा नहीं रहे, जहाँ हो आप वहीं हो उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप मोशन में नहीं हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों क्या हो, मोशन में हो, आपकी बाइक भी मोशन में है, और आप दोनों के हिसाब से मैं कैसा हूँ,
किस चीज़ में हो, मोशन में हो, रेस्ट में हो, या आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, कि आप दोनों बाइक से जा रहे हो और आप दोनों मुझे देख रहे हो, तो मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, तो अब आप मुझे ये बताना कमेंट में कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जर्वर के हिसाब से भी चेंज होता है। आपका दोस्त आपकी बाइक पे आपके साथ पीछे बैठा है, बाइक मूव हो रही है, आप भी चला रहे हो बाइक, तो आपके दोस्त के हिसाब से आप मोशन में नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों क्या हो, मोशन में हो। तो फिज़िक्स में यार हम ना फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिनको हम मेज़र करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेज़र, जिस चीज़ को भी हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र मतलब नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, या तोल सकते हैं, उसको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, भाई लेंथ को मेज़र कर सकते हैं ना हम लोग, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में, तो लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। जिस चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। मास यानी वेट, ग्राम में, मिलीग्राम में, फिर किलोग्राम में, ठीक है, या टन में, क्विंटल में, तो इसको मेज़र कर सकते हैं। टाइम को भी तो मेज़र कर सकते हैं यार, सेकंड में, मिनट में, आवर में। टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इन तीनों में इसको मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस, भाई मेरे घर से आपके घर की दूरी, आपके घर से आपके घर के दोस्त, आपके दोस्त की घर की दूरी, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, तो डिस्टेंस इसको मेज़र कर सकते हैं। स्पीड, आपका बस, जो आप जिस बस से आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपकी बस कितनी स्पीड से चलती है, कितनी देर में पहुंचा देती है, तो उस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हो। जिस चीज़ को भी आप मेज़र कर सकते हो, विच क्वांटिटी कैन बी मेज़र कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फोर्स मतलब कि आपने कितना ताकत से, कितना फोर्स से आपने किसी चीज़ को धक्का दिया या खींचा, तो उस चीज़ को भी आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फ़र्क बस इतना होता है कि दोनों की वैल्यू होती है नंबर्स में, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन आ जाती है, साउथ ईस्ट, लेफ़्ट राइट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से वेक्टर में डायरेक्शन आ जाती है, लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं आती। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, वेक्टर में डायरेक्शन आ जाएगी। तो जब डायरेक्शन आ जाए किसी क्वांटिटी के साथ, तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और स्केलर जहाँ पे डायरेक्शन ना है, सिर्फ वैल्यू दोनों में होगी, लेकिन डायरेक्शन आ जाएगी, जिसमें उसे वेक्टर कह देंगे हम। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है, लेंथ 10 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, कोई डायरेक्शन नहीं है। मास 5 kg, 2 kg, 2 ग्राम, 50 ग्राम, कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम 10 सेकंड, 5 घंटे, 50 दिन, 2 महीने, कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री केल्विन, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है ना यार, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स यानी किसी चीज़ को धक्का दोगे या किसी चीज़ को खींचोगे, तो किसी डायरेक्शन में तो आप फोर्स लगाओगे ना। आप धक्का दोगे तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, या अपवर्ड, डाउनवर्ड, या फ्रंट, बैकवर्ड, किसी डायरेक्शन में तो आप फोर्स लगाओगे, तो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा, ये चैप्टर का पार्ट है, और वेलोसिटी के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब देखो, जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है उनको आप नॉर्मल A, B या कैपिटल A, कैपिटल B, इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को आप इनके ऊपर ऐसा एरो दोगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी की पहचान होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपको मोशन के बारे में बताया, फिर आपको फिजिकल क्वांटिटी, जिन चीज़ों को भी मेज़र करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, अच्छा, यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है हमें, यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है? तो भाई यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है, मेज़र कैसे करेंगे यार, आप ही बताओ ना। अगर हमारे पास, मान लो आपके पास यूनिट नहीं है, तो आप कैसे मेज़र करोगे? आप बोलोगे मेरे हाथ की 5 गुना लंबाई का दे दो, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि मेरे हाथ के 5 गुना लंबाई का कपड़ा लेके आइयो, तो उसको, वो आपका हाथ लेके जाएगा क्या? नहीं। लेकिन यूनिट्स क्या है, ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो मेज़रमेंट के लिए, जो सबके लिए एप्लीकेबल है एक जैसा। यूनिट्स क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं, किसी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, और जो सब यूज़ कर सकते हैं। अब आपका हाथ हर कोई यूज़ कर सकता है, या आपने कोई, मतलब एक
यूनिट क्या होता है, एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मेज़र करने के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है और सबके लिए एक जैसा है वो। जैसे लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में, मिनट में, आर में यूज़ मतलब मेज़र कर सकते हैं बेसिकली। लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, टाइम को सेकंड, मिनट, आर में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो चीज़ों को अलग अलग क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। अब यार अगर मैं सेंटीमीटर में लेंथ को मेज़र करूँ, आप मीटर में, आपका दोस्त किलोमीटर में, तो टेंशन हो जाएगी ना, है ना। मैं मास को मेज़र करूँ ग्राम में, आप मिलीग्राम में, और आपका दोस्त किलोग्राम में, तो भी टेंशन, है ना। मैं टाइम को सेकंड में मेज़र करूँ, आपका दोस्त मिनट में और आपकी टीचर घंटे में, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना यार सबके लिए एक जैसा, सब मीटर में ही लेंथ को मेज़र करें, सब मास को केजी में ही मेज़र करें, सब मास को, सब टाइम को सेकंड में ही मेज़र करें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बढ़िया हो जाएगा ना, फिर सब एक जैसा ही सोल्व करेंगे, यानी टाइम को सब सेकंड में लेंगे और लेंथ को सब मीटर में कैलकुलेट करेंगे और मास को सब उसमें किलोग्राम में लेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब एक जैसा यूज़ करेंगे। तो उसी चीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यार देखो, मैंने आपको बोला कि लेंथ को हम मीटर में मेज़र कर लेंगे और हम मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में ना अलग अलग मेज़रमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है। जैसे लेंथ को कहीं पे सेंटीमीटर में मेज़र किया जा रहा है, कहीं पे मीटर में मेज़र किया जा रहा है ना, कहीं पे किसी और तरीके से। तो दुनिया के अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से मेज़र किया जाता था। लेकिन यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, कि अगर कोई इंडिया का स्टूडेंट किसी और देश में पढ़ने जाएगा, किसी और कंट्री में अगर स्टडी के लिए जाएगा, तो उसको वो सारी चीज़ें उस चीज़ में कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो जैसे वहाँ पे की जाती है। लेकिन मतलब अगर यहाँ पे लेंथ को मीटर में निकाल देते हम, और अगर कोई इंडियन स्टूडेंट कहीं और पहुँच गया, तो उसको वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो पूरी दुनिया के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया गया जो पूरी दुनिया के लिए सेम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो एक सिस्टम था FPS। ये इंग्लैंड में फॉलो किया जाता था, अमेरिका में फॉलो किया जाता था। इसका ये FPS देखो, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट लेंथ को मेज़र किया जाता है। लेंथ को किस में मेज़र किया जाता था, इंग्लैंड और अमेरिका और यूरोप में फुट में। और मास को किस में मेज़र करते थे, वो पाउंड में, ठीक है। 1 पाउंड होता है 453 ग्राम्स। और टाइम को वो लोग मेज़र करते थे सेकंड में। तो जो इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में ये जो FPS सिस्टम फॉलो किया जाता था, यानी लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता था। अच्छा, एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स था CGS। ये फ्रेंच में यूज़ किया जाता था, फ्रांस वगैरह में। इसमें क्या था, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये फ्रेंच में यूज़ किया जाता था, फ्रांस में। CGS सेंटीमीटर, तो लेंथ को यहाँ पे मेज़र किया जाता था सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में। जैसे इंग्लैंड और यूरोप में मास को पाउंड में मेज़र किया जाता है, तो फ्रांस में ग्राम में मेज़र किया जाता था। CGS मेज़रमेंट फॉलो किया जाता था। और टाइम को वहाँ पे भी सेकंड में ही मेज़र करते थे। मतलब इंग्लैंड और यूरोप, अमेरिका और फ्रांस में टाइम को सेकंड में, सेम चीज़ में मेज़र किया जाता है, लेकिन लेंथ और मास को अलग अलग क्वांटिटी से मेज़र किया जाता है। एक था MKS, ये भी फ्रेंच में ही फॉलो किया जाता था। लेकिन MKS क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो MKS मीटर, यानी लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तीनों में FPS, CGS और MKS तीनों सिस्टम ऑफ मेज़र, जो वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं, टाइम को तो सब में सेकंड में मेज़र किया जाता है। लेकिन FPS, CGS, MKS में लेंथ और मास के लिए अलग अलग था। अब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में अगर अलग अलग यूनिट्स में मेज़र किया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा बनाया गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ताकि मेज़रमेंट में आसानी हो और स्टडी भी इजी हो जाए। तो उसमें MKS को लिया गया, मीटर किलोग्राम सेकंड को। तो अब आप ध्यान रखना ये चीज़ कि कभी भी लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो मीटर में कैलकुलेट करोगे, मास को कैलकुलेट करोगे तो किलोग्राम में, ठीक है, और टाइम को कैलकुलेट करोगे तो सेकंड में।
आप याद रखना। अगर आपको मिनट में दे रखा है टाइम तो आप उसको सेकंड में लाओगे, अगर आपको डे में दे रखा है तो भी आप सेकंड में लाओगे, आपको अगर टाइम आवर में दे रखा है आर में तो भी आप सेकंड में ही लाओगे। मास आपको ग्राम में दे रखा है तो आप उसे किलोग्राम में लाओगे। आपको लेंथ अगर किलोमीटर में सेंटीमीटर में दे रखी तो आप उसको किस में लाओगे, मीटर में लाओगे। ये बात याद रखना, MKS को फॉलो करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर पे। चैप्टर में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रेस्ट, चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ आगे बढ़ता जाता है, मोशन कर रहा है, चलता जा रहा है, यानी पोजीशन चेंज हो रही है उसकी, तो हम उसको मोशन में कहते हैं। लेकिन मैं जब से ये वीडियो शुरू हुई है वहीं पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है ना, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, मैं जहाँ हूँ जहाँ था वहीं हूँ अभी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे रेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, रेस्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। देखो हम बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट में क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कब बोलेंगे कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में बोलने के लिए कब बोलेंगे, व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में उसका पोजीशन चेंज ना हो, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पर रहे, उस पॉइंट से उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो, तो उसे हम बोलेंगे रेस्ट। इसकी सिंपल डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद अ रेफरेंस पॉइंट, तो उसको बोलेंगे रेस्ट। भाई जो जहाँ है वहीं रहे ना, सीधी सी बात है, इतना समझ जाओ, तो वो रेस्ट है। मोशन का मतलब बताया मैंने आपको, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब मोशन चल रहा है भाई, भाग रहा है वो। व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, जब उसकी पोजीशन चेंज हो, तो हम उसे बोलेंगे कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो मोशन में है। अब भाई ये नहीं कि चल रहा है फिर रुक जा रहा है, तो जब रुक गया तो वो रेस्ट में, जब चलने लग गया तो मोशन में। मतलब मोशन में इसका मतलब ये होता है कि मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट लगातार कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, तो जब वो कोई चीज़ मूव हो रही है कंटिन्यूसली तो उसे हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, विद रेफरेंस टू अ पॉइंट होता है ये भी। अब देखो मोशन के टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन मतलब जो सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है, तो जब सर्कुलर पाथ में मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। सर्कुलर पाथ में होना चाहिए, वृत्ताकार पाथ पे। लीनियर मोशन क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक सीधी लाइन में मोशन हो रहा है, तो इसे कहेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो, सीधा सीधा एक सीधे रास्ते पर मोशन होगा तो लीनियर मोशन। अच्छा, एक होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, पेंडुलम को देखा होगा आपने, ऐसे 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 आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो वो पेंडुलम आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे जाता है फिर जाता है, तो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो मैंने आपको बताया रेस्ट क्या होता है, जब पोजीशन चेंज नहीं होती ऑब्जेक्ट की। मोशन बताया जब कंटिन्यूसली मूव हो रहा है वो। मोशन के टाइप बताए मैंने आपको, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वीडियो की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम हो, यानी जिसकी एक वैल्यू हो, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाती है, वैल्यू होती है लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी आ जाती है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक
ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको दिमाग में बैठा लेनी है अच्छे से। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको ये ध्यान से समझना। तो यार बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है, वो यहाँ पे, तो वो चलना शुरू करता है मोशन में, ठीक है। वो ए से होते हुए, मैं इसको थोड़ा मोटा करता हूँ, देखो यहाँ से होते ए से ऐसे ऐसे आते हुए, ये यहाँ से मूव करते हुए ये मोशन में ए से पहुँचता है यहाँ बी पे, ठीक है। तो यहाँ से ए से ऐसे 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 चलते हुए आ जाता है बी पे, तो इतना डिस्टेंस चलता है, ठीक है। इसे कहेंगे डिस्टेंस, मीन्स टोटल कितना ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रैवल किया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट ने या उस बॉडी ने कितना टोटल चला, कितना ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रैवल किया, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लेकिन अब कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था ए पे, वो ए से बी पे आया, ठीक है, बी पे आया, तो वो ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया, ए पे था, फिर वो बी पे आया, तो उसने इतना लंबा जो ऑरेंज से मैंने मार्क किया है, इतना टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड किया, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या बोली थी मैंने, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और बी का शॉर्टेस्ट। तो ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, देखो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस जो ग्रीन से मार्क है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम शॉर्टेस्ट रास्ते से जाएं, ये नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी, जहाँ से शुरू किया ऑब्जेक्ट ने चलना, जहाँ पे वो रुका, उन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअल में उसने पाथ कवर किया, कितना एक्चुअल में वो चला, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और बी का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं। और उसे हम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, टोटल एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, चलो वेरी गुड। अब हम दूसरी चीज़ बात करते हैं। देखो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, तो मैं एक ही वीडियो में आपका काम आसान कर देता हूँ। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, बट आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो द एक्चुअल पाथ मतलब कितना रास्ता या फिर लेंथ ट्रैवल्ड यानी चलना बाय ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ या लेंथ ट्रैवल किया अपनी जर्नी में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या, ए, और ए से बी, तो इसने इतना रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, तो इतना एक्चुअल जो लेंथ है वो ट्रैवल किया, तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन भी है कि एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, और अपनी जर्नी में उसने टोटल एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्योंकि एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल किया, कितना उसने चला, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती यार, मतलब उसमें बस वैल्यू होती है कि 1 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर चला, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता किस डायरेक्शन में चला, बस चला, कितना उसने पाथ ट्रैवल किया। तो इसे डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा याद रखना, स्केलर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्टेंस का मतलब टोटल एक्चुअल पाथ ट्रैवल या लेंथ ट्रैवल, ठीक है, कितना उसने इनिशियल फाइनल पोजीशन में कितना चला, उसे डिस्टेंस कहते हैं। जैसे रमेश ने 65 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसका मतलब कि वो जहाँ से उसने शुरू किया और जहाँ पे उसने ख़त्म किया चलना, उसके बीच का मतलब उतने जो दूरी उसने तय करी, कितना उसने चला उस बीच ए से बी पे आने में, वो 65 किलोमीटर था। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्टेंस मेज़र किया जाता है कौन से डिवाइस से, ओडोमीटर। जो कार बाइक होता है ना, उसमें ओडोमीटर होता है एक,
ठीक है। ओडोमीटर मेज़र करता है कि कौन कितना डिस्टेंस चला, कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। एक और चीज़ होती है गाड़ी व्हीकल में, स्पीडोमीटर, वो गाड़ी की स्पीड बताती है। जैसे सुई होती है ना, ऐसे भाग जाती है, ऊपर भाग जाती है, जैसे गाड़ी चलने लगती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो स्पीडोमीटर होता है, वो गाड़ी की स्पीड बताता है। लेकिन बीच में ओडोमीटर होता है, वो ये बताता है गाड़ी अब तक कितना चल चुकी है। अच्छा, अगली चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कहाँ से ऑब्जेक्ट चला और कहाँ पे रुका, उसमें कितना चला वो नहीं, कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, उसको हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी है वो एक, और वो चीज़ है क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं छोटी सी चीज़, जैसे मान लो यहाँ से वो पॉइंट चलना शुरू करता है और यहाँ से चलता 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 यहाँ आ जाता है, तो टोटल कितना चला आप देखो, यहाँ से इतना चला, वो सारा है ना, ये चला, लेकिन ए पे था और बी पे आया, तो ये जो चला है वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट बस इतनी सी बातचीत है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। देखो जैसे रमेश ने ट्रैवल किया 65 किलोमीटर, लेकिन अगर 65 किलोमीटर होता ओनली तो हम इसे डिस्टेंस कहते, लेकिन साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, देखो डायरेक्शन आ गई ना साउथ वेस्ट, तो आपको समझ आया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, ना ही वो नेगेटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है वो भी समझ लेते हैं हम साथ साथ। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी पेपर में भी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। जैसे आप घर पे थे, सुबह उठे, फ्रेश हुए, ट्यूशन स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, घर से फिर ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से घर आ गए, फिर शाम को पार्क चले गए, पार्क से भी घर आ गए। अब कहाँ हो, घर पे हैं सर। कहाँ थे सुबह, घर पे थे, तो पहले भी घर पे थे, अब भी घर पे हो। फाइनल पोजीशन क्या है, घर। इनिशियल पोजीशन थी क्या, घर। तो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो हम उसे कहते हैं भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या होगा, क्या इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और मैं जब वहाँ पहले जहाँ था वह भी शाम को भी वहीं हूँ, है ना, तो दोनों के बीच तो डिस्टेंस है ही नहीं। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, डायग्राम के थ्रू भी समझ लो आप। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पे था, ये चलता गया, ये आ गया बी पे। तो ये जो ए से चल के आया ना बी पे, दैट इज़ डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ए से बी के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ, मीन्स ये जो डायमीटर है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब ए से बी पे तो गया, वो बी से आगे बढ़ते दोबारा ए पे आ गया, तो हम इसे बोलेंगे ए पे था, ए पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, ए, तो यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन क्या डिस्टेंस ज़ीरो हुआ, नहीं। डिस्टेंस का मतलब क्या था कि टोटल एक्चुअल कितना चला है। तो टोटल कितना चला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस, दैट इज़ 2πr। तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, डिस्टेंस मतलब कितना चला बंदे ने, वो ज़ीरो कैसे हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहाँ था वहाँ से और जहाँ है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए पे था और ए पे है दोबारा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव कैसे होगा वो भी देख लो। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए पे, ठीक है, और वो आगे गया, ठीक है, बी पे, फिर पीछे आया सी पे,
तो यहाँ से यहाँ दे गया, यहाँ से यहाँ गया तो प्लस, फिर पीछे आया तो माइनस। तो देखो ना, प्लस और माइनस, तो ये मान लो 4 किलोमीटर था और पीछे 5 किलोमीटर आ गया, तो -1 किलोमीटर आया ना पीछे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। चलो वेरी गुड, आपको समझ आया। अब दोनों के बीच ना डिफरेंस समझते हैं यार टेबल के माध्यम से, ठीक है। और पेपर में पूछ लेता है कि हमें 4 नंबर का या 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, बोलता है कि डिफरेंस बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। तो अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच टेबल वाइज डिफरेंस। तो डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कितना उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया। लेंथ, उस जितना पाथ उसने ट्रेवल किया, उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने, उस पर्सन ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, उसकी लेंथ डिस्टेंस कहलाती। लेकिन वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। पहले कहा था, अब कहा है, उस 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल कितना कवर किया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बता दिया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ज़ीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ये मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ए यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए से बी पे गया, तो ए से बी यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो यही होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन बहुत सारे केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस या उससे कम। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा कभी, ये बात आप याद रखना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। आपको दोनों के बीच मैंने डिफरेंस बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यार, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी तो करना ज़रूरी है ना, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स, देखो एक एग्जांपल फर्स्ट, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर मतलब देखो ये पूरा सर्कल है, सेमी सर्कुलर मतलब इसको आधा कर दो, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ना ऊपर वाला, इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, इस पाथ पे, ठीक है। तो आपको चित्र भी आपको दिख ही रहा होगा ना यार, तब भी मैंने आपको समझा दिया। तो सेमी सर्कुलर पाथ पे बॉडी ट्रैवल करती है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम ए से कहाँ तक? बी तक, यानी यहाँ से बॉडी मूव करती है यहाँ तक। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए तो मुझे यार ये पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए से बी पे जा रही है। तो पाई की वैल्यू कितनी ले ली यार? 3.14। अच्छा, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है दैट इज़ 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होगा? इसे आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी का भी आधा करना होता है तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ। तो सेमी सर्कल तो हाफ होता है ना सर्कल का, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, लेकिन मुझे हाफ सर्कल का यानी सेमी सर्कल का निकालना है, यानी इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर। अब ये क्या है? ये इतनी लेंथ है, इतनी, तो इतनी तो मुझे चाहिए क्योंकि सेमी सर्कल का पूछा है। तो पाई आर, पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14, और रेडियस कितना है? 10। तो निकाल देते हैं कितना डिस्टेंस चला ए से बी तक, दैट इज़ पाई आर। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस कितना है 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 पीछे आ जाएगा, तो 31.4 मीटर। देखो आ गया ना आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ मैं आपको। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो ए से बी पे गया तो हमने हाफ पेरीमीटर निकाल दिया, दैट इज़ पाई आर 3.14 इंटू में 10। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके बी तक, तो यहाँ तक रेडियस कितना है 10, तो यहाँ पे भी तो रेडियस है भाई, तो ये भी 10, तो ये पूरा इतना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेस। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। देखो ठीक है, डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है बेसिकली रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल, रेडियस कितना था 2 इंटू में 10, तो 20 मीटर। या फिर आप ऐसे ही देख लो ना, नॉर्मल समझ जाओगे आप तो कि भाई यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10 10 10 20, तो 20 मीटर क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखो डिस्टेंस आपका कितना आया था ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 20। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है टोटल एक्चुअल कितना कवर किया। अब देखो एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं हम जल्दी से। देखो एक बॉडी ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ये रहा, देखो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ये साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर नॉर्थ यानी यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ तक गई 4 किलोमीटर, देन टर्न राइट देखो टर्न हुआ, तो नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, है ना, और 4 किलोमीटर और गई यानी बी तक गए और रेस्ट पे आ गई, यानी ऑब्जेक्ट रुक गया। तो 4 किलोमीटर पहले नॉर्थ गया यानी इतना, और फिर 4 किलोमीटर ऐसे गया, ठीक है। तो आपको चित्र समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर ये 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसी लाइन खींचेंगे, क्योंकि पहले वो ओ पे था, फिर ओ से नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर, फिर राइट लेके 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये चीज़, तो यार ये कैसे निकालेंगे, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ना ऐसे, दैट इज़ पी, दैट इज़ बी, दैट इज़ एच। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा हुआ, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। तो हम पुट कर देते हैं इसमें, परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 16 + 16 32 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, रूट 32 एच का स्क्वायर, ठीक है। अब 32 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, या इसको अगर आपको रूट सोल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 32 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है, इज इक्वल टू एच। अब यहाँ से पहले ना आप ऐसा करो, ये हटा दो, हाँ, क्योंकि आपने इधर भेज दिया है ना रूट। अब देखो तो जो बन जाएंगे जोड़े वो बाहर की तरफ दौड़े, तो ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 बाहर आ जाएंगे 2 बार, और बचा क्या ये बच जाएगा हमारा एच इक्वल टू एच। तो 2 × 4 √2, ये हमारा एच आ गया। अब √2 को भी आप अगर रूट सोल्व करना आता है तो अच्छी बात है। देखो इन्होंने भी वही चीज़ करी है, इन्होंने लिखा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि ओ बी तो निकालना है हमारे को ये वाली चीज़। अब देखो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, इन्होंने ये किया इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी कितना है 4 और ओ ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी। अब 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 इज इक्वल टू ओ बी, और रूट 32 इन्होंने जब सोल्व किया ना तो यार ये इसकी वैल्यू ही आ गई। आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आपको रूट सोल्व करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे हम रूट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। अब हम कुछ ग्राफ समझेंगे तो आप वो ध्यान से समझना, आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप समझो और पूछो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मेरे से जितने मर्जी डाउट पूछ सकते हो।
देखो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन, ठीक है, टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर सेकंड वो 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो हर सेकंड 2 मीटर चल रहा है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब असमान गति, कभी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, कभी आधा मीटर चल रहा है, कभी 5 मीटर चल रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन हर सेकंड 2 मीटर चल रहा है, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड या कह लो डिस्टेंस जो चल रहा है वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, हर सेकंड वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ईच सेकंड 2 मीटर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, कभी वो ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ तो डिस्टेंस और टाइम, तो टाइम पहले सेकंड में उसने 2 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो गए तो 2 + 2 4 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में उसने 4, फिर 2 सेकंड 2 मीटर चले तो 4 और 2 6 मीटर, फिर चौथे सेकंड में तो 1 सेकंड और बढ़ गया, फिर 2 मीटर यानी 8 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर सेकंड वो 2 मीटर चल रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, ये इस तरीके से, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर सेकंड, जैसे मान लो इस तरीके से बना देते हैं, ये टाइम ले लेते हैं इधर और ये डिस्टेंस, 1 सेकंड में उसने 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में उसने 5 मीटर यानी 3 मीटर वो चल गया, फिर 3 सेकंड में उसने 10 मीटर, फिर 5 मीटर चल गया, फिर चौथे सेकंड में उसने 20 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 मीटर का गैप है, यहाँ पे 5 मीटर का गैप है और यहाँ पे 10 मीटर का गैप है, तो अनइक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे। एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको और डिटेल में समझ आएगा, बट मैं बता देता हूँ। जैसे एक्सीलरेटेड, गाड़ी में आपने रेस देखी होगी, स्कूटी वगैरह अगर आपने चलाई होगी तो उसमें रेस होती है, रेस अगर हम ज़्यादा देते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और अगर रेस को छोड़ देते हैं तो स्पीड गाड़ी की कम हो जाती है। तो एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ। पहले गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली, मतलब हर मान लो हर 5 मिनट में आप उसकी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा रहे हो, तो इक्वल स्पीड बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। लेकिन आप उसके 5 मिनट में कभी 10 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हो स्पीड, कभी 15 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल स्पीड, अनइक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों लेके समझाए गए हैं, वो देखो ध्यान से। एक्सीलरेटेड यानी स्पीड बढ़ना, तो ये स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, देख रहे हो ना, वेलोसिटी, वी से मतलब स्पीड, ठीक है, और ये डी एक्सीलरेटेड,
डी एक्सिलरेटेड का मतलब क्या होता है, स्पीड का घटना। तो देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब स्पीड घट रही है, ठीक है। तो मोशन बॉडी का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ेगी तो पहले ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में अगर 2 मीटर चल रहा था, तो बाद में जब स्पीड बढ़ गई तो 1 मीटर में ज़्यादा मीटर चलेगा, 1 सेकंड में ज़्यादा मीटर चलेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। डी एक्सिलरेटेड, स्पीड घट गई। पहले अगर एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा था, अब स्पीड उसकी घट गई, तो वो 1 सेकंड में हो सकता है 2 मीटर चले, हो सकता है 5 मीटर चले, पहले तो वो 10 मीटर चलता था। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के दोनों एग्जाम्पल हैं। हाँ, लेकिन इनमें स्पीड बढ़ रही है और एक में स्पीड घट रही है। तो जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेटेड, और जब स्पीड घट रही है तो डी एक्सीलरेटेड। अब हम स्पीड की बात करेंगे, तो आप ध्यान से समझना। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड मतलब क्या, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से आप बैठे। मैं लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड में बैठा हूँ गाड़ी की, मैं आपको बताता हूँ। उस समय मैं 9th क्लास में था, मैं बैठा हूँ 90 की स्पीड में, 90 या 100 की स्पीड में बैठा हूँ मैं, वो भी गली में। तो बहुत ख़तरनाक था वो दिन, ठीक है। तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, हमारे को बहुत नुकसान हो सकता है, लाइफ का बहुत ख़तरा होता है। लेकिन उस दिन मैं गलत आदमी के साथ बैठ गया था। देखो यार, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने कितने टाइम में। आपने 40 किलोमीटर 4 घंटे में इस टाइम ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी हर घंटे की स्पीड आपकी कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड का फार्मूला भी बहुत आसान है, डिस्टेंस अपॉन ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। जो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा ना, वो फार्मूले आप लिख लेना कॉपी में और नोट डाउन कर, मतलब लिख लेना, मतलब वही नोट डाउन कर लेना, वो आपके बहुत काम आएंगे। स्पीड बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल अब बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। कितने यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को हम v से दिखाते हैं, ठीक है। और ये स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, बताओ स्पीड स्केलर है या वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, कुछ ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। और अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको किन चीज़ों से कैलकुलेट किया जाता है, आप ये देखो। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, टाइम स्केलर। तो स्केलर आएगा क्या, स्केलर। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। एस किसके लिए लिया गया है, डिस्टेंस के लिए, और टी टाइम के लिए। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। तो स्पीड समझ आ गया, कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो हम उसे स्पीड कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे बना। देखो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही है ना, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो अब ध्यान से समझो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर, डिस्टेंस को किस में मेज़र करेंगे, डिस्टेंस एक लेंथ है, और लेंथ को मैंने आपको बताया था MKS फॉलो करोगे। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, उसको आप मेज़र करोगे मीटर में। और टाइम को हमेशा आप किस में मेज़र करोगे, याद रखना सेकंड में। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो चीज़ नीचे होती है ना, जैसे ये, और सेकंड नीचे है, सेकंड नीचे, तो सेकंड को ऊपर लाना है तो हम पावर माइनस की लगा देंगे। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। इन तीनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट यानी कि जो पूरी दुनिया में सेम है। अच्छा, इफ़ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड एक जैसी है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। यानी अगर कोई बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो वो उसी स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर कोई बॉडी
ट्रैवलिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी स्पीड बढ़ जा रही है, कभी स्पीड घट जा रही है। तो स्पीड कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, तो उसकी अलग अलग वैल्यू आएंगी। कभी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू है उसकी मोशन, पूरे मोशन ऑफ द बॉडी में। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और हमें बतानी कि कितनी स्पीड थी, तो हम एक अमाउंट तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रही थी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि स्पीड चेंज होगी, तो उसमें हम एक वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कभी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, कभी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो हम एक फ़िक्स अमाउंट नहीं बता सकते। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड बताते हैं, और एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन में टोटल कितना टाइम लिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊपर, और नीचे टोटल टाइम कितना लिया। डिस्टेंस एक लेंथ है, उसको मीटर में निकालेंगे, टाइम को सेकंड में। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है, स्पीड चेंज हो रही होती है, हमें एक अमाउंट बताना है पूरी जर्नी के लिए, तो वहाँ पर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड की ऐसा यूनिट याद रख लेना, मीटर पर सेकंड, बहुत काम की चीज़ है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, और एग्जांपल समझेंगे, और उसके बाद एक और एग्जांपल एवरेज स्पीड से रिलेटेड, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको मीटर पर सेकेंड में यार वैल्यू निकालनी है, और इस एंड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, निकाल देंगे। मतलब आपको स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। इफ़ बॉडी ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, तो 40 किलोमीटर्स 5 आवर्स में ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस कितना दे दिया, 40 किलोमीटर्स, और टाइम कितना दिया है, 5 आवर्स। पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड का फार्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। तो स्पीड अगर हम किलोमीटर पर आवर में निकालते तो डायरेक्ट ले लेते हैं किलोमीटर वाली क्वांटिटी, क्योंकि हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर वाला निकाल रहे हैं। तो किलोमीटर में हमें दे ही रखा है और टाइम भी हमें आवर में दे रखा है, तो डायरेक्ट निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। और जब हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो जो डिस्टेंस यानी 40 किलोमीटर उसको मीटर में कर लेंगे और टाइम को सेकंड में कर लेंगे। लेकिन पहले हम निकालते हैं किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, लिख लेंगे 40 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर्स। तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 40 किलोमीटर, टाइम था 5 आवर्स। तो 40 से को 5 से हमने काटा, कितना है 8 8 40। तो डिस्टेंस स्पीड कितना आ गया किलोमीटर पर आवर में, 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी था, आपने कर दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करी, आ गया। लेकिन अब मीटर पर सेकंड, तो 40 किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा और 5 आवर्स को हमें सेकंड में करना पड़ेगा। तो देखो, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 40 किलोमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन आर से हमें सेकंड में जाना है, तो पहले आर से मिनट में जाना पड़ेगा। घंटे से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई। तो चलो वो भी करते हैं। देखो, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो 40 किलोमीटर है, मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। आर है 5 घंटे, 5 घंटे से मिनट में जाना है तो 60 से किया, फिर मिनट से सेकंड में जाना है तो 2 बार 60 से कर दिया, मतलब 2 बार टोटल कर दिया, क्योंकि एक बार मिनट में फिर एक बार सेकंड में। तो अब इसे क्या करेंगे, 40 किलोमीटर था ये, और नीचे क्या था 5 घंटे, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000 से कर दिया, और 5 घंटे से सेकंड में गए तो पहले 60 मिनट में जाएंगे फिर सेकंड में जाएंगे। अब ये बन गया, ठीक है। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, 2, तो बचा क्या 40 इंटू में 2 अपॉन में 6 इंटू में 6। फिर 2 से इस 6 को काटा 3, फिर 2 से काटा 40 को 20, और ये काटा 3, तो 20 अपॉन में 9। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे मतलब, तो 2.22 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। फार्मूला वही था, लेकिन डिस्टेंस को आपने मीटर में चेंज कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम को आपने सेकंड में चेंज कर लिया 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगली चीज़ की, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है एक तरह से, लेकिन
स्पीड का संबंध, स्पीड का रिलेशन था डिस्टेंस के साथ, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ था, लेकिन वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा। अब देखो, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड का रिलेशन किसके साथ था? डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की। देखो, वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी डायरेक्शन के साथ, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम। तो यार वेलोसिटी बहुत इजी है, ये भी स्पीड की तरह ही है, लेकिन स्पीड का बस संबंध डिस्टेंस के साथ है, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट में। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, वेलोसिटी की अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह की लेंथ होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो ये अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और अगर सेकंड के में ये ऐसे है, ये नीचे है सेकंड, तो इसको ऊपर लाना है तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है, यानी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने किया, मतलब और कितने टाइम में, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। एक तरह से स्पीड ही समझ लो आप इसे, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में बॉडी की स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया कितने टाइम में, वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी को निकाला जाता है डिस्प्लेसमेंट से और टाइम से। तो टाइम तो चलो स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था, स्टार्टिंग में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, तो वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट अलग अलग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कभी 10 मीटर, कभी 50 मीटर, कभी 2 मीटर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो एवरेज, अगर ऐसे केस में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, ये जो फार्मूले है ना, याद रखना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ठीक है। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो आप सिंपल आप क्या करोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। जैसे 4 मीटर, फिर अगेन 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, टोटल 8 मीटर, अपॉन में मान लो 2 सेकंड, तो 8 मीटर बटा 2 सेकंड। तो 8 को 2 से काटेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। अच्छा, ये था नॉन यूनिफॉर्म के केस में। लेकिन अगर मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, यानी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हर सेकंड में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इनिशियल पहले क्या थी वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अब एक चीज़, नई चीज़ आप यहाँ पे सीखो यार, कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। सर स्पीड को भी v से दिखा रहे थे, वेलोसिटी को भी v से दिखा रहे हैं। देखो, हमें v को ना ऊपर ऐसे वो लाइन खींचते हैं, ठीक है। लेकिन अब बार बार लाइन खींचने के लिए इसे कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकते हो आप। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लाइन खींच सकते हो आप, जिससे पता चल जाएगा वेलोसिटी की बात हो रही है। बट अगर नहीं खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एरो की कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में, एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो v कैसे आएगा? एवरेज u यानी इनिशियल पहले क्या वेलोसिटी थी, प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल
यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। और यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि जैसे पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड कितनी से इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इसे क्या कहा, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है तो अगर उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो शुरुआती स्टार्टिंग में क्या था और एंडिंग में क्या है, u प्लस वी अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा। अच्छा, एवरेज ऐसा यूनिट तो बता दिया वेलोसिटी की, कैलकुलेट करके भी बता दिया। वेलोसिटी का फार्मूला बता दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो। क्यों? वेलोसिटी निकालते किससे ये बताओ, वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ध्यान से आप वो समझ। चलो एग्जाम्पल समझते हैं अब हम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, डूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी, कोई जर्नी है उसके फर्स्ट हाफ में एक बॉडी ट्रैवल करती है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी फर्स्ट हाफ में उस जर्नी की उस बॉडी की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट हाफ में जो ट्रैवल करती है स्पीड से वो 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड दे दी है, यानी वेलोसिटी दे दी है फर्स्ट हाफ की जर्नी की शुरुआत की और नेक्स्ट हाफ की जर्नी की। तो 40 किलोमीटर फर्स्ट हाफ की है और नेक्स्ट हाफ की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड मैंने आपको बता दिया था, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ऊपर भी मैंने आपको बताया था। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे भी एवरेज स्पीड बेसिकली आप कैसे निकालोगे, देखो 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या 20 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दोनों को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो 40 + 20 यानी 60, 60 अपॉन में 2 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड है कितनी आ गई बॉडी की, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने दोनों स्पीड को प्लस कर दिया और दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इन सेकंड आवर, 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। अच्छा, ये बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? मैं बताता हूँ, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि पहले घंटे में फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकंड आवर में 40 किलोमीटर, थर्ड आवर में 30 किलोमीटर। तो यार पहले 20 फिर 40 फिर 30, तो सीधी सी बात है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 20, 40 + 30 अपॉन में कितने, 3 है। टोटल टाइम टेकन 3 घंटे हो गए ना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और 20 + 40 + 30 यानी 90, 90 अपॉन में 3 यानी कि कितना हो गया 30, 90 को 3 से काटना, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन के बारे में हम समझेंगे। तो एक्सीलरेशन भी हम समझते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है स्पीड पे, फिर वेलोसिटी पे। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सीलरेशन। इन तीनों को आपको अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आएगी ग्राफ, फिर 3 इक्वेशंस है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है यार, स्पीड बढ़ाना। जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो इस गाड़ी की, पहले आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आपकी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो ये एक्सीलरेशन है, आप गाड़ी में रेस दे रहे हो। लेकिन कभी कभार इसका अपोजिट भी होता है, गाड़ी की स्पीड घट रही होती है। पहले आप 60 की स्पीड से चला रहे थे और फिर आपने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने लग गए। फिर आपने थोड़ी और कम करी, फिर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने लग गए। फिर आपने और कम करी, फिर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने लग गए। तो पहले केस में आपकी स्पीड बढ़ रही थी, दूसरे केस में आपकी स्पीड घट रही है। तो जब बढ़ रही होती है तो उसे कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी वेलोसिटी जब इंक्रीज़ हो या वेलोसिटी जब डिक्रीज़ हो। तो लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। याद रखना,
वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई यानी स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो रही है लगातार, तो एक्सिलरेट हो रही गाड़ी, एक्सिलरेशन है। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड घट रही है या कम हो रही है तो उसे बोलेंगे रिटार्डेशन या डी एक्सिलरेशन। अब देखो एक्सिलरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सिलरेशन इज सीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा? क्योंकि यार गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, एक जैसी नहीं है ना। एक जैसी होती तो यूनिफॉर्म कहते हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ही नहीं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तो बढ़ रही है। पहले गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होगी, फिर 30 किलोमीटर। तो पहले 2 मीटर पर चल रही थी 1 सेकंड में, अब 4 मीटर चलेगी, अगले में 6 मीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और एक्सिलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हुआ है। और कभी भी किसी वर्ड में, किसी इक्वेशन में रेट आ जाए, किसी चीज़ में चेंज होना रेट के साथ, टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको टाइम से हम डिवाइड देंगे। तो देखो एक्सिलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था v से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं। याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते u से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। तो v माइनस u अपॉन में टाइम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, उसको हम एक्सिलरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, फाइनल को v से, इनिशियल को u से। चलो वेरी गुड, ये फार्मूले याद कर लेना, लिख लेना इनको, ठीक है। और एक्सिलरेशन यानी a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सिलरेशन पॉजिटिव आता है। अगर एक्सिलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो एक्सिलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है। अभी मैंने नीचे बताया रिटार्डेशन या डी एक्सिलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ना, और डी एक्सिलरेशन मतलब गाड़ी की स्पीड घटना। और अगर एक्सिलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी अगर आप a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी को सोल्व करो, इसको सोल्व करने पे माइनस में आंसर आ रहा है, तो वो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। गाड़ी की स्पीड कम हुई है, गाड़ी की वेलोसिटी कम हुई है। लेकिन अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी है। वेरी गुड, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे v की वैल्यू बड़ी होगी, v माइनस यू अपॉन में टी। तो v की वैल्यू हमेशा क्या होगी? v की बड़ी होगी एक्सिलरेशन में, तभी तो प्लस में आएगा और एक्सिलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव में आ रहा है आंसर सोल्व करने के, v छोटा है, स्पीड कम हो रही है, तो रिटार्डेशन। डी एक्सिलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा ये भी, लेकिन वेलोसिटी में डिक्रीज़ होगा टाइम के साथ। यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, लेकिन वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे u बड़ा हो जाएगा। पहले गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, अब कम हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, v फाइनल वेलोसिटी कम है, तो एक्सिलरेशन नेगेटिव में आएगा, तो रिटार्डेशन या डी एक्सिलरेशन। अगर एक्सिलरेशन पॉजिटिव में आएगा तो एक्सिलरेशन। इसकी ऐसा यूनिट आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, वो ध्यान से समझना आप। वो वैसे तो डायरेक्ट में बता सकता हूँ, बट मैं आपको तब भी समझा देता हूँ। देखो एक्सिलरेशन का ऐसा यूनिट, तो एक्सिलरेशन का फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी। सॉरी, टी लिख देता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ टी। देखो v क्या है? वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी का भी मैंने आपको ऐसा यूनिट बताया था, ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बताया था मैंने आपको, ये रहा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वहीं पे चलते हैं। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी जगह लिखता हूँ इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, माइनस u का लिखता हूँ मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या है? टाइम, और टाइम का भी क्या है? मीटर पर सेकंड। अब देखो v माइनस यू, मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड माइनस करूँगा तो मीटर पर सेकंड ही आएगा, अपॉन में सेकंड। अब ये सेकंड जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकंड एस क्या है? स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, तो ये ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर -2 नहीं लिखना चाहता तो, और अगर थोड़ा और नीचे लिख दो तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं चाहूँगा कि आप ये लिखो। तो आपको समझ आ गया कैसे, हमने बस ऐसा यूनिट पुट करी, यहाँ पे वी की, यहाँ पे यू की, यहाँ पे टाइम की, और आ गया। मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड माइनस करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मीटर पर सेकंड ही आएगा, और ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई होकर सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और ये पावर ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यह एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट थी। तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो इसने ऐसे करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सीलरेशन के बारे में। मैंने एक्सीलरेशन के बारे में बताया आपको, एक्सीलरेशन का फार्मूला बताया v - u अपॉन में t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो कार की स्पीड है इंक्रीज 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, यानी कार की स्पीड 40 किलोमीटर से कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर। तो पहले कितनी थी, 40 किलोमीटर, फिर कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले यानी u यानी 40 किलोमीटर पर आवर आप लिख लोगे, फिर कितनी हो गई बाद में, v कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी यानी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसमें टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड, तो आप लिखोगे 5 सेकंड। अच्छा, अब आप मेरी बात समझना ध्यान से, यहाँ पे अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो सबको ऐसा यूनिट में निकालोगे, यानी कि u क्या है, अब देखो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर पर आवर में नहीं लेंगे हम, इसे निकालेंगे u। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर यानी 1 है, तो 40 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000, और आर से सेकंड में जाएंगे तो 60 इंटू में 60, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना जब 1000 अपॉन में 60 इंटू में 60 डायरेक्ट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा आपका 5/18। तो अगर कभी आपको किसी किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप डायरेक्ट उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 5/18 से। ये 5/18 आया कैसे ये भी बता देता हूँ। ये आया इस मीटर और ये 1000 अपॉन में 60 इंटू में 60 को सिंप्लीफाई करके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा गया 10 अपॉन में 6 6 जा 36, 2 से काटा 2 5 जा, और 2 से काटा 18, 5/18। तो डायरेक्ट अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके आना है। तो 40 इंटू में 5/18 तो कितना आ गया, 11.11 मीटर पर सेकंड। ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर को करेंगे तो 60 किलोमीटर इंटू में 5/18 तो 150 अपॉन में 9, और इसको सॉल्व किया तो 16.66 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास u भी आ गया मीटर पर सेकंड में, v भी आ गया मीटर पर सेकंड में, और टाइम आपको ऑलरेडी पहले से ही सेकंड में दे रखा था। तो आपको क्या है, एक्सीलरेशन का फार्मूला v - u अपॉन में t। आपने फार्मूला पुट किया, v कितना था 16.66 मीटर पर सेकंड, आपने कैलकुलेट किया 60 किलोमीटर पर आर को आपने मीटर पर सेकंड में किया, 5/18 शॉर्टकट मैंने आपको बताया कैसे आया, उससे मल्टीप्लाई करके तो उसकी वैल्यू आपने पुट करी v की, फिर आपने u की वैल्यू पुट करी अपॉन में 5। तो 16.66 में से आप 11.11 माइनस करोगे तो 5.55, उसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट होती है, अभी मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन की। आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट लिखोगे, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर हमने u और v निकाला है तो u और v की ऐसा यूनिट लिखी है, और यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन निकाला है तो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट हमने लिखी है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। अ कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड, कार की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से ट्रैवलिंग कर रही है कार, 20 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट पे आ जाती है। देखो पहले कार की स्पीड क्या है, u कितना है, मतलब स्पीड शुरुआत में जो होती है उसे u कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो 20 किलोमीटर पर आवर ये उस कार की स्पीड है, और आ जाती है कम्स इनटू रेस्ट, रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट का मतलब होता है रुक जाती है, यानी फाइनल में रुक गई। तो v कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कहो या 0 किलोमीटर पर आवर, वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। रेस्ट मतलब 0, अब उसे मीटर पर सेकंड में लिखो यार, किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम में, 0.5 आवर्स, टाइम क्या है 0.5 आवर्स।
ठीक है। अब देखो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, उसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो अभी बताया था 5/18 से, ठीक है, डायरेक्ट कर लेना तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और v आपका कितना है, 0 है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखो यहाँ पे भी लिखा है टाइम आपका 0.5 सेकेंड है, 5 आर है, तो इसे सेकंड में जाना है तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, आ जाएगा। और फिर उसे आप सॉल्व कर सकते हो। और एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू अपॉन में टी करके आप निकाल लोगे। इसने क्या करा है, डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाला है। तो v क्या था, 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई थी, माइनस u कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। इसने डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में ही आंसर निकाला है। आपको अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो अभी जो मैंने बताया वो करना पड़ेगा। इस 0.5 आवर्स को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर को आपको यहाँ पे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, देन आप वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे। तो आप डायरेक्ट अगर इसके हिसाब से करोगे तो v0 क्योंकि गाड़ी रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, और गाड़ी अगर कभी भी रेस्ट पे आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा वो, वेलोसिटी की स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले क्या था 20, 0 माइनस 20, और टाइम कितना लगा 0.5, तो माइनस 20 अपॉन में 0.5 यानी कि 40, माइनस 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन में स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, उसके एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे ग्राफ, तो चलो वो भी देखते बिना किसी देरी के। तो यार लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ इक्वेशंस का, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, उसमें मैं आपको तीनों चीज़ें समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना, ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद एक इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस देखेंगे हम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन 3 इक्वेशंस को देखेंगे, इनको प्रूफ करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के फिर देख के ख़त्म करते हैं ना जल्दी से। मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा समझने की दिक्कत ही ना पड़े। तो आप देखो ध्यान से, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, तो ये एस ऊपर की तरफ जाएगा ना ग्राफ ऐसे, इसका मतलब ये देखो ये ग्राफ पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इस तरीके से। यानी इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इतने में इतना, फिर यहाँ पे इतना, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका ग्राफ हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम तो इक्वल इंटरवल का है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन कभी वो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, कभी अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर 5 मीटर, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो, जैसे इतना टाइम लिया मैंने तो इतना चला, फिर टाइम मैंने सेम ले रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम मैं सेम ले रहा हूँ, लेकिन पहले इतना, फिर इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना। लेकिन अगर ये ग्राफ देखो ना कुछ ऐसा है, यानी ये ग्राफ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी पहले इसकी स्पीड कम थी, बाद में स्पीड बढ़ी, तो उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पहले कम कर रहा था, फिर धीरे धीरे ज़्यादा, क्योंकि ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा है, ये था इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसका अपोजिट मैंने यहाँ बगल में बना रखा है, वो भी देख लो आप। देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। पहले तो ये इतने में देखो कितना बढ़ गया, लेकिन अगर उतना ही दोबारा अगर मैं इतना लूँ तो देखो इसमें देखो फ़र्क और इसमें बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो ये
अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पहले 1 सेकंड में अगर 5 मीटर चल रहा था, बाद में वो 1 सेकंड में 1 मीटर आधा मीटर चल रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दोनों ग्राफ हैं। यहाँ पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम है। देखो यहाँ पे इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, और मैं अगर और आगे जाऊँगा तो ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, यानी जहाँ पे वहीं पे है। तो ये है ना, ये ग्राफ, ये हमारे को ये वाली लाइन दिखा रही है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ग्राफ यूँ भी नहीं जाएगा, यूँ भी नहीं जाएगा। क्यों? अगर यूँ जाएगा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस और ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है टाइम के साथ साथ, और यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ। तो दोनों केस नहीं हो रहे। यहाँ पे दोनों केस में क्या हो रहा है, एक लाइन ऐसी है, डिस्टेंस उतना ही है, वहीं पर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। जहाँ पे है डिस्टेंस वहीं पे ये 5 मीटर पे फिक्स हो गया। तो पहले सेकंड में भी 5 मीटर, अगले सेकंड में भी 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, और ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे ही रुका हुआ है। ठीक है, पहले सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड में भी, चौथे सेकंड में भी। तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट में, बॉडी एट रेस्ट। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और यूनिफॉर्म मोशन है तो कुछ उसका ग्राफ ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, यानी एक अमाउंट पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी पहले अगर उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी तो बाद में भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा यानी वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ना तो कम हो रही ना तो ज़्यादा हो रही। तो ऐसे में जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही ना वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो उसका ग्राफ कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ साथ। यानी अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे फिक्स हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या फिक्स है, अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही ना डिक्रीज हो रही, तो टाइम के साथ साथ वो ग्राफ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसके बीच का, इतने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, AC इंटू में BD, AC इंटू में CD, सॉरी लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो AC इंटू में BD CD, AC इंटू में CD कर दूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो V2 माइनस V1, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपन में टाइम क्या होगा, यहाँ पे T2 यहाँ पे T1, तो T2 माइनस T1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो V2 V1 बराबर है। तो V2 V1 बराबर है तो ऊपर वाला 0, टाइम कुछ ना कुछ आएगा, चलो टाइम T आ गया तो 0/T यानी 0। तो एक्सीलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में 0। क्यों 0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ना तो इंक्रीज़ हो रही ना तो डिक्रीज़ हो रही, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो ये मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, जिसमें एक्सीलरेशन 0 आया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक एक्सीलरेटेड होगा और दूसरा देखो यहाँ पे नीचे होगा डी एक्सीलरेटेड। तो अभी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये बेसिकली हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रहा है एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट अमाउंट से। ठीक है, अच्छा इसमें ये पॉइंट ही ऐसा ले रखा है एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन। देखो वेलोसिटी यहाँ 0 से शुरू होती है, V2 पे जाती है, फिर V1 पे जाती है, ठीक है,
अब देखो टाइम लगा तो सी से ए पे पहुंच गई, सी से ए पे पहुंच गई। तो ये एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कांस्टेंट अमाउंट से। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली v2 माइनस v1 और t2 माइनस t2। तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, एक्सिलरेशन हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्मली हो गया। लेकिन मोशन कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो स्पीड बढ़ेगी, एक तरह से वेलोसिटी एक तरह से स्पीड है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो पहले वो अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था तो बाद में वो 4 मीटर पर सेकंड चलेगा, और स्पीड बढ़ेगी तो 6 मीटर पर सेकंड चलेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन एक्सिलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज। देखो वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है, इसलिए एक्सिलरेशन भी कांस्टेंट है। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पहले वो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा था, अब स्पीड बढ़ गई यानी वेलोसिटी बढ़ गई, तो 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगा, 6 मीटर चलेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है। देखो ना, इक्वल इंक्रीज है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सिलरेटेड लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सिलरेशन में चेंज हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कभी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, कभी 5 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये ग्राफ ऐसा नहीं है जैसा पीछे वाला था, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा। देखो यहाँ तक इतना बड़ा, फिर देखो इतना बड़ा, पहले केस में इतना है, इतना बड़ा, अगले केस में इतना बड़ा, फिर देखो फिर अगले केस में इतना बड़ा। तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही, तो इसलिए एक्सिलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ ही नहीं रही, इक्वल इंक्रीज हो ही नहीं रहा वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी नहीं है और इक्वल इंक्रीज भी नहीं है वेलोसिटी में, इसलिए ये एक्सिलरेटेड तो है क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन इक्वल और यूनिफॉर्म मोशन नहीं है एक्सिलरेशन का। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। आप सोचोगे यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है ये और यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है बराबर होगा, नहीं। यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है वो भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक्सिलरेशन निकालो या यहाँ पे एक्सिलरेशन निकालो या यहाँ पे एक्सिलरेशन निकालो, तो आपका बराबर नहीं आएगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इंक्रीज़ तो हुई है लेकिन कांस्टेंट रेट से एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज़ नहीं हुई है। अच्छा, एक्सिलरेशन तो आपको पता है v2 माइनस v1 कर दोगे आप, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इस इतने एरिया में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इसका आप क्या निकालोगे, एरिया। अगर यहाँ से एरिया निकालना है, अगर इतना एरिया निकालोगे आप तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ सिखा देता हूँ, एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। मान लो आपको इतने का एरिया, इतने का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक में इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस चला, तो आप पता है क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। लेकिन ये अगर शेप ध्यान से देखो ना, इस शेप का, ये शेप है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया मैं आपको बता देता हूँ 1/2 इंटू में पैरेलल साइड का सम, यानी a प्लस बी इंटू में हाइट। तो हाइट क्या होगी, ये वाली चीज़ को हाइट कहते हैं हम, ठीक है। और ये वाली साइड पैरेलल होती है तो a और ये वाली b, तो ये वाली a और ये वाली b, ठीक है। तो 1/2 a प्लस बी यानी पैरेलल साइड इंटू में हाइट, ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये एरिया क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको अगर ग्राफ से मान लो तो आपको निकालना है डिस्टेंस तो एरिया निकालोगे, और अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होता तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, और यहाँ से अगर आपको निकालना होता है एक्सेलरेशन तो v3 माइनस v2 अपॉन में t3 माइनस t2। तो ये नॉन यूनिफॉर्म था क्योंकि वेलोसिटी में इंक्रीज़ तो हो रहा था लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। अच्छा, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डी एक्सिलरेटेड का मतलब क्या है कि स्पीड कम हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली, यानी वेलोसिटी कम तो हो रही है
लेकिन एक कांस्टेंट अमाउंट से कम हो रही है। जैसे पहले वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए डी एक्सिलरेटेड है। और यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि एक फिक्स अमाउंट से, एक कांस्टेंट अमाउंट से इक्वल डिक्रीज़ हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो पहले इतना डिक्रीज़ हुआ, फिर इतना ही डिक्रीज़ हुआ, तो मान लो अगले में भी ऐसे ही होगा, इतना डिक्रीज़ होगा। तो इक्वल डिक्रीज़ होगा अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे बोलेंगे डी एक्सिलरेटेड और यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक्सिलरेशन निकालो या डी एक्सिलरेटेड कह लो आप, या रिटार्डेशन कह लो, या यहाँ पे रिटार्डेशन निकालो या यहाँ पे रिटार्डेशन निकालो या डी एक्सिलरेशन निकालो, वो बराबर आएगा। देखो बराबर है ना। तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t2 इज इक्वल टू v3 माइनस v2 अपॉन में t3 माइनस t2, ये बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सिलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल डिक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, यही अगर नॉन यूनिफॉर्म में ले, वेलोसिटी पहले 100 से 90 हुई, 90 से 70, 70 से 30 और 30 से 0, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे किस हिसाब से डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं हुआ, यहाँ पे भी उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं हुआ, और यहाँ पे तो और गंदे तरीके से डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल डिक्रीज़ नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डिक्रीज़ तो है। अब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है यानी डी एक्सिलरेटेड यानी रिटार्डेशन। एक्सिलरेशन नेगेटिव यानी कि अगर वेलोसिटी घटती है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सिलरेशन का ही फॉर्म होता है लेकिन नेगेटिव में। अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो रही है लेकिन इक्वल डिक्रीज़ नहीं हो रही, इक्वल अमाउंट से डिक्रीज़ नहीं हो रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे रिटार्डेशन निकालो, यहाँ पे रिटार्डेशन और यहाँ पे, तो ये आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1, कभी भी ये चीज़ v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1 किसके इक्वल नहीं आएगा? v3 इसके वाले के, v3 माइनस v2 अपॉन में t3 माइनस t2 के बराबर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे। अभी मैंने आपको बताया कि ना एरिया जो निकालोगे आप ग्राफ के अंदर, एरिया इंक्लोज्ड, एरिया जो आप इंक्लोज करोगे, जैसे अगर दो टाइम इंटरवल के बीच में, जैसे t2 और t1 के बीच में जो एरिया है ना, ये जो एरिया निकालोगे आप, ये वाला एरिया, ये आपको क्या देगा? रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कह लो, ये हमें बताएगा ये एरिया। तो एरिया बेसिकली शेप देखोगे कौन सी शेप बन रही है, उस शेप का एरिया निकालोगे। अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। अगर स्क्वायर होगा तो उसका एरिया क्या होता है? साइड इंटू में साइड। और अगर ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट। आप देखोगे बेस में कौन सी यूनिट है और हाइट में कौन सी यूनिट है। अगर ट्रेपीजियम होगा तो 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप ये याद रखना, एरिया जो इंक्लोज होता है उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करके दिखा रखा है, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रखा है? टोटल डिस्टेंस t2 से लेके t1 के बीच में। तो पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाला होगा इसने। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब बेस क्या है? t2 माइनस t1। तो पहले 1/2 बेस क्या होगा? अब बेस क्या है? बेसिकली ये क्या है? t2 माइनस t1। और हाइट क्या है? ये चीज़। तो हाइट पहले क्या है? v2 माइनस v1, तो ले लिया। तो 1/2 बेस t2 माइनस t1 और हाइट प्लस, अब नीचे क्या है? एक स्क्वायर बन रहा है ना, ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कह लो। तो रेक्टेंगल कर रहे हैं तो अगर ये क्या होगा? v1 माइनस v0, या कह लो सिर्फ इतना क्या है? v1, तो v1। और ये क्या है? t2 माइनस t1। तो देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1/2 बेस, सॉरी ये वाला बेस और ये वाला हाइट, और इसके लिए ये और ये ले लिया। तो ये चीज़ क्या है? t2 माइनस t1। और ये अगर ये वाली चीज़ बात करें तो v2 माइनस v1, और बस इतना बात करें तो v1, और ये वाला t2 माइनस t1। ठीक है, तो हमें फार्मूले लगाया, वैल्यू पुट करिए, आ गया। तो ये बेसिकली ये जो हमने निकाला है, ये हमारे को इस बीच कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने। अच्छा, अब ये आपको एक चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र के माध्यम से पूछा है फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, कौन सी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव करी। अब देखो ये बॉडी इतने टाइम में ये बॉडी इतना चली, और ये बॉडी इतने टाइम में
इतना चली, तो ए ज़्यादा चली ना, सीधी सी बात है। कौन ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा एस बढ़ाया, कौन ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाया, तो ए। तो ये तो कोई भी देख के बता देगा, बच्चा आपने तो ऐसे ही बता दिया होगा। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझना। मैंने आपको स्पीड का फार्मूला बताया, वेलोसिटी का फार्मूला बताया, एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि v क्या होता है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आप लिख भी सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। यहाँ पे s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो हम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, हाफ तो नंबर है वो तो हाफ ही रहेगा, a का मतलब एक्सेलरेशन, t स्क्वायर यानी जो टाइम है उसका स्क्वायर, और v स्क्वायर यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इक्वल टू u स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 नंबर है, a का मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस दे रखा है तो उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। ये 3 इक्वेशन है मोशंस की, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये तीनों आपको एज इट इज़ याद करनी है। क्वेश्चंस पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे कौन सी चीज़ दे रखी है और कौन सी चीज़ निकालनी है, तो इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन तीनों को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के फार्मूले भी दिमाग में बैठा के रखने हैं, ठीक है। फार्मूले के नोट्स की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आप बात करते हैं फर्स्ट मोशन इक्वेशन की। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस का साइन, a क्या है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। अब इसका ग्राफिकल डेरिवेशन दे रखा है, पेपर में आता है ग्राफिकल डेरिवेशन, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि कैसे ग्राफिकल डेरिवेशन करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, टाइम 0 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी को v से। और अब देखो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा ऊपर करके लेके चलता हूँ, देखो। तो अब ये ग्राफ समझना ध्यान से, देखो ये ग्राफ है, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम, तो इस बीच ये टाइम लगा है, और यहाँ पे था u और यहाँ पे v, और ये बेसिकली u है, और यहाँ से यहाँ तक लेके v है पूरा, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो एक्सेलरेशन, अब u क्या है वो बता देता हूँ, इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन, देयर फॉर सच अ बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी ए से बी पे गई है, यहाँ पे लिखा है देखो, सपोज अ बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u, पहले उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो u थी, यानी वो 0 से नहीं शुरू हुआ है ना, इसका मतलब वो 0 से नहीं शुरू हुआ, वो इनिशियल वेलोसिटी u है, 0 से शुरू होता तो कुछ ऐसा होता ग्राफ, लेकिन u से शुरू हो रहा है, तो यानी वो यहाँ से शुरू हो रखा है, ठीक है। और एट पॉइंट ए, और वो पॉइंट ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और वो वेलोसिटी चेंज होता है पॉइंट बी पे पहुँच जाता है, बी भी आपको दिख गया। अब टाइम लगता है इसमें t, अब यहाँ पे टाइम है t, ठीक है। अब पूछा है फाइंड वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी v है, यहाँ पे जो है वो फाइनल वेलोसिटी v है, और यहाँ पे u थी इनिशियल वेलोसिटी, इस बीच टाइम लग गया। अब एक्सेलरेशन निकालना होगा हमें, क्योंकि भाई वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पहले, क्योंकि ए पे था तो u वेलोसिटी थी, बी पे पहुंचा तो v वेलोसिटी है, हमें उसमें बताया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v, क्योंकि b पे तो b है, v है, OB, और वो है v, और यहाँ पे क्या है u, तो v माइनस u, सॉरी u अपन में टाइम क्या लगा, t माइनस 0, तो क्या बन गया, a इज इक्वल टू
v माइनस यू अपॉन में t। अब t उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए टी इज इक्वल टू वी लिख देता हूँ मैं, v माइनस यू, टी तो उधर चला गया, u को भी उधर ही भेज दो, ऐसा करो तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। अब थोड़ा सा इज्जत से लिख दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बन गया ना ये, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये बहुत इजी था। आपने क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा था तो आपने क्या करा, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाला, चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और टाइम को उधर भेजा ए टी हो गया, और माइनस u को भी उधर भेज दिया। ठीक है, अब आप बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर हमें डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो समझना ध्यान से, एरिया निकालते हैं। एरिया भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर देंगे। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ट्रायंगल ये है, तो ट्रायंगल का एरिया के लिए वह क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। अभी हम इस ट्रायंगल का निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का भी। तो बेस क्या होगा, टी, ये बेस यहाँ पे भी क्या है टी, तो 1/2 इंटू में टी, और हाइट क्या है, ये चीज़ है आपकी v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं बस। टोटल तो अगर मैं बोलूँ तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, टोटल v है, क्योंकि फाइनल तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन मुझे इतना हटाना है क्योंकि मुझे बस इतने का काम है, तो v माइनस यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैंने देखा था a इज इक्वल टू क्या था, v माइनस यू अपॉन में t, और अगर मुझे v माइनस यू की वैल्यू निकालनी है तो t उधर भेज दूंगा तो ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी मैं लिख सकता हूँ। तो v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी, तो 1/2 ये तो t पहले से था, और v माइनस यू की जगह मैंने इस फार्मूले से a इज इक्वल टू v माइनस यू अपन में t की मदद से मैंने v माइनस यू की वैल्यू क्या निकाली, ए टी। तो v माइनस यू की जगह मैं रख लेता हूँ ए टी, तो 1/2 और t क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये तो मेरा इस ट्रायंगल का आया, लेकिन मुझे इस रेक्टेंगल का भी तो निकालना है भाई। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ क्या है u और ब्रेथ कितनी है t, तो ये तो u इंटू में t ऐसे ही आ गया। तो मैं इसमें प्लस कर लेता हूँ u t, तो हो तो गया, इसका भी आ गया, इसका आया, ट्रायंगल का क्या आया, वह हाफ ए टी स्क्वायर, उसका यू टी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो, चेक कर लो v माइनस यू यानी ए टी, और यू टी कैसे आया, देखो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो इस ट्रायंगल का निकाल रहा है, रेक्टेंगल का निकालना, तो ये क्या है, टाइम t, और ये क्या है, u, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी u इंटू में t। और अगर मुझे निकालना है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का क्या होगा, बेस क्या है t, और हाइट क्या है, इतनी चाहिए ना मुझे, तो टोटल क्या है v, और इतना क्या है u, तो v में से u माइनस करना पड़ेगा, और v माइनस यू की वैल्यू क्या है, ए टी, तो ए टी रखा, तो टी क्या हो गया, टी स्क्वायर, और a एज इट इज़ हाफ, तो ये आ गया हमारा s। तो ये हमारा क्या आया है, बेसिकली डिस्टेंस। ये दूसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन है, या दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की। वो भी बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा। मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ उसको पहले, फिर आपको यहीं पे समझा दूँगा। तीसरी इक्वेशन मोशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखो वेलोसिटी तो मैंने निकाल ली, वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकता इस ग्राफ से तो मैं इस ग्राफ से या तो एक्सीलरेशन निकालूंगा, और एक्सीलरेशन से मैंने प्रूफ कर दिया पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे मैंने एक्सीलरेशन निकाला था, आपको मैंने दिखाया भी था। ठीक है, अभी मैं कुछ और, ये देखो ये मैंने निकाला था, लेकिन अभी हम कर रहे हैं क्या, अभी हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, भी हमने निकाल के दूसरी प्रूफ कर दिया। अगर मैं आपको बोलूँ, देखो यू स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो वी स्क्वायर प्लस का है, उधर आएगा तो यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2as।
अब मैं एस निकाल लेता हूँ, तो 2a को भी उधर भेज देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2a मल्टीप्लाई में है एस के साथ, तो उधर आएगा तो डिवाइड में, तो बचा क्या एस। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसे हम लाने की कोशिश करते हैं एरिया की मदद से। क्यों, क्योंकि एस तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हम एस की जगह ये ला के दिखाएंगे, क्योंकि ये आ गया तो अल्टीमेटली इसी से तो ये बना है, तो निकालते हैं, चेक करते हैं। देखो इसका एरिया में एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। ये एक ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम तो है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड क्या है, ये क्या है, ये वाली, ये u है, और प्लस ये वाली चीज़ क्या है, v है, और इंटू में क्या है, इंटू में हाइट क्या है, t। ठीक है, अभी ध्यान से समझना इसने कैसे किया। देखो इसका अगर आसान होगा तो मैं वो बता दूंगा आपको। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है 1/2, और ओ ए बी सी क्या है, देखो ओ ए ये रहा, मैंने आपको बताया ना, ये रहा ओ ए, ये ए, और ओ सी बी क्या हो गया बी, और हाइट देखो ये रहा ओ सी। ठीक है, ये चीज़ ली है इसने, सेम वही चीज़ करी है। ठीक है, हम भी वही कर रहे हैं। देखो ये आया हमारा u प्लस वी इंटू में टी, देखो u प्लस वी इंटू में टी, और हमारा क्या है इंटू में हाफ। ठीक है, वही चीज़ आई है इसकी भी। अब इसने क्या करा, अब देखो ये हमारा आया u प्लस वी इंटू में टी इंटू में हाफ, ये आया। अब देखो t की जगह इसने क्या करा, a की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू अपॉन में t था, ये फार्मूला था एक्सेलरेशन का। इसने t को इधर ले आया और a को उधर भेज दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू। तो अगली लाइन में इसने क्या करा, u प्लस वी इंटू में t की जगह ये रख दिया v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसने किया क्या। अब देखो u प्लस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस यू, कोई दिक्कत कोई है, प्लस में दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये v माइनस यू अपॉन में a। अब देखो v प्लस यू, v माइनस यू, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी, ये पढ़ा होगा आइडेंटिटी। तो इसका फार्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू, v माइनस यू है ना, तो v प्लस यू, v माइनस यू, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। तो फार्मूला क्या बनता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू में 1/a। अब a और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल टू में हम क्या निकाल रहे थे, s, तो 2a उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, और फिर यही तो था हमारा, माइनस यू स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको थोड़ा इज्जत से लिख दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, जिसमें a क्या था OA, b क्या था पैरेलल साइड CB, तो ये क्या था u और ये क्या था v, तो u प्लस वी इंटू में ये क्या चीज़ थी, हाइट t, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यही होता है। और t की जगह रिप्लेस कर दिया a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t से, t उधर ले आया v माइनस यू अपॉन में a, और रिप्लेस करके क्या करा, a प्लस बी, a माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगाया यहाँ पे, u प्लस वी को v प्लस यू करके, और a 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a उधर s के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि s निकाल रहे थे हम डिस्टेंस, और माइनस यू स्क्वायर उधर जाके प्लस स्क्वायर, इसको थोड़ा इज्जत से लिख दिया, हो गया हमारा प्रूफ। अब 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर हमारा ख़त्म। चलो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप एग्जाम्पल्स जब भी करो या क्वेश्चन आंसर करो न्यूमेरिकल्स, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको वो 3 इक्वेशंस याद रख लेनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और तीसरी मैं बता देता हूँ, एक मिनट, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, जैसे आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है अपने दिमाग में, और वो फार्मूले स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते चलना है आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। अब देखो हम एग्जांपल करते हैं और आप देखोगे कि साथ साथ हम लिखते चलेंगे जो जो चीज़ें हमें गिवन होगी। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार है स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। अब कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से शुरू होता है यानी विराम अवस्था से, तो उसकी स्पीड क्या होगी, शुरू 0 से शुरू हो रहा है वो, तो u क्या हो गया 0। तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, और मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन दे रखा है आपको, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखा, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है, और एक्सीलरेशन कितना दे दिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कितने देर तक मूव करता है 4 मिनट, तो यानी टाइम कितना दे दिया 4 मिनट, और मिनट से सेकंड में जाना है तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देना, बस एक बार, क्योंकि मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, घंटे से सेकंड में नहीं जा रहे। तो 4 को 60 से किया 240 सेकंड। तो एक कार थी, रेस्ट से शुरू हुई, 4 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से चली, एक्सीलरेशन के हिसाब से। कह रहा है स्पीड निकालो, स्पीड यानी v निकालनी है हमें, फाइनल वेलोसिटी। अब आपको u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, इन तीनों में से कौन सा लगेगा, पहली वाली लगा लोगे। देखो इसने पहले वाला लगाया और सॉल्व कर दिया, 24 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल स्पीड आ गई। आपको बोला है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है यानी s निकालना है आपको। तो s निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला फार्मूला लगाओ या ये वाला फार्मूला लगाओ। ये वाला फार्मूला लगाना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि u भी है t भी है, हाफ a तो दे ही रखा 0.1 टी स्क्वायर, ये भी ठीक है। ये भी लगा सकते हो, v स्क्वायर भी है आपके पास, u स्क्वायर भी है, 2 भी है, a भी है, s निकाल लोगे, ठीक है। तो आप इन दोनों का यूज़ करके s निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, आपको ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन दिमाग में रखनी है, और क्वेश्चन में जो जो गिवन है साथ साथ लिखते हुए चलना है आगे। अब देखो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, ब्रेक अप्लाई किया जाता है यानी गाड़ी को रोका जाता है, और डी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, गाड़ी रुकती है, इस जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी a -6 मीटर पर सेकंड होगा। देखो यहाँ लिख दिया है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में। कार रिक्वायर्स 2 सेकंड लगते हैं उसको स्टॉप करने में। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे ब्रेक लगाए जाते हैं 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है, तो टाइम दे दिया 2 सेकंड। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल, इस टाइम में 2 सेकंड में जो गाड़ी रुकी है, ठीक है। और गाड़ी का डी एक्सीलरेशन a -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और 2 सेकंड लगते हैं उसको रुकने में, तो इस बीच उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक गई तो फाइनल क्या हो गया, v 0 हो गया। आपको s पूछा है, तो देखो आपको s निकालना है, तो s 2 फार्मूले s निकालने के, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन दोनों फार्मूले में u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, तो t तो है और a भी है, लेकिन u नहीं है। इस वाले में क्या v चाहिए, u चाहिए, s चाहिए, तो v भी है, क्योंकि बाद में फाइनल तो 0 है, गाड़ी रुक जाती है। u नहीं है तो u निकालना पड़ेगा, तो u किससे निकलेगा, v = u प्लस at से। तो v भी है, a भी है, t भी है, तो इन तीनों को आप पुट करोगे और u की वैल्यू आप निकालोगे। देखो इसने u की वैल्यू निकाली, और बाद में इसमें u की वैल्यू 12 जो निकाली इसने, ये 12 पुट कर दी। टाइम दे रखा था हाफ, a की वैल्यू -6, और t कितना दे रखा था 2, पुट करके ऐसे इसने निकाला। 12 मीटर ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो गाड़ी चली है, 12 मीटर के बाद रुकी है, ये ऐसा आ गया। तो कभी कभार आपको जो चीज़ निकालनी है उसको निकालने के लिए आपको उस फार्मूले में जो चीज़ चाहिए वो निकालनी पड़ेगी, तो आपको इसलिए वो तीनों फार्मूले ध्यान से रखने और समझने, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के अपने इस चैप्टर के, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मतलब यार सर्कल में मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कल में मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो अगर सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब भी यूनिफॉर्म आ जाए ना किसी वर्ड के आगे तो समझ लेना मोशन में कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड यूनिफॉर्म यानी इक्वल स्पीड है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो इज सच मोशन स्पीड में भी सेम, स्पीड सेम होगा, पूरे मोशन में स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? वेलोसिटी ना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन हर बार क्या होगी, चेंज होगी। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी का भी अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कंटिन्यूस चेंज होगा डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का संबंध डिस्प्लेसमेंट के साथ है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम हो गई क्योंकि यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मुझे मान लो वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो ये पूरा चक्कर क्या होगा, 2πr, दैट इज़ 2πr अपॉन में टाइम t। तो ये वेलोसिटी यानी स्पीड आ जाएगी आपकी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, मैंने एक पूरी वीडियो में आपको ये समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे फार्मूले के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम कल मिलेंगे।